So good evening, guys. Good evening, all of you. Am I audible? ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वन सेकेंड। या सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइम सीरीज मॉडलिंग। हम लोग टाइम सीरीज आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट रिग्रेशन कंप्लीट किया था। रिग्रेशन के बाद टाइम सीरीज इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू रिग्रेशन। नाउ सबसे पहले समझते हैं आज का क्लास जो है ऑब्वियसली वो एक ओवरव्यू क्लास है जिसमें हम पूरा माइंड मैप बनाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके। एंड देन हर एक क्लास में उस पर बिल्ड अपॉन करेंगे। नाउ टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा इज द डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से मंथली, से क्वार्टरली, से हाफ ईयरली, से एनुअली, तो वो जो डेटा आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे? रिग्रेशन में हम लोग रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते थे बिटवीन वाई एंड एक्स। राइट। हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल थे। हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना सीखे रिग्रेशन के अंदर। टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है? टाइम सीरीज के अंदर, वन सेकेंड प्लीज अपना वीडियोस बंद कर लीजिए। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हम लोग वाई के अंदर ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और पैटर्न्स को मॉडल करते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है? हमारे पास वाई होता है, हमारे पास एक्स होता है। हम वाई और एक्स में रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करते हैं। टाइम सीरीज डेटा के अंदर हम लोग वाई के अंदर ही जो पॉसिबल पैटर्न्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड उसको मॉडल करते हैं। राइट। कोई मुझे बता सकता है टाइम सीरीज डेटा में कौन कौन से तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं? टाइम सीरीज डेटा में व्हाट डू यू थिंक कौन कौन से तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं? एनीवन? अगर आपको मैं टाइम सीरीज दे दूं, सपोज मैं आपको जीडीपी का डेटा दे दूं, या मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे दूं, या मैं आपको किसी कंपनी की सेल्स का डेटा दे दूं, या मैं आपको किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर का डेटा दे दूं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो किस तरह के आपको पैटर्न्स मिल सकते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर? राइट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहां पर मैंने एक रियल डेटा लिया है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कहां से लिया है? फ्रेड करके वेबसाइट है, वहां पर टाइम सीरीज डेटा सेट्स अवेलेबल है। मैं अपने पूरे सेशंस में वो टाइम सीरीज डेटा सेट्स वहीं से पिक करूंगा। फ्रेड करके वेबसाइट है। राइट। बिकॉज फ्रेड जो है ना वो आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा प्रोवाइड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आप सबका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर आप टाइम सीरीज को यूज करोगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा लिया है और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं। आई हैव 897 डेटा पॉइंट्स एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कलेक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस। तो मेरे पास मंथली टाइम सीरीज है ना। कोई भी टाइम सीरीज जो होती है उसमें आप क्या करते हो, उस टाइम सीरीज के अंदर पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हो एंड देन उन पैटर्न्स को मॉडल करते हो। राइट। तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर। तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं। वन इज ट्रेंड, वन इज सीजनैलिटी एंड वन इज साइक्लिकलिटी। आप कोई भी टाइम सीरीज डेटा देखोगे तो आपको तीन तरह के पैटर्न्स मिल सकते हैं मेनली। वन इज ट्रेंड, वन इज सीजनैलिटी, वन इज साइक्लिकलिटी। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं जीडीपी की वैल्यूज लेके चल रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक जीडीपी कैसा ट्रेंड कर रहा होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी कैसा ट्रेंडिंग होगा? कैसा ट्रेंडिंग होगा जीडीपी? मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा, जीडीपी की एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात कर रहा हूं। अब ट्रेंड, राइट। तो जीडीपी जो है उसमें एक ट्रेंड आपको दिखेगा बिकॉज जीडीपी हमेशा बढ़ता ही है, तो इट इज अप ट्रेंड। राइट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका ट्रेंड का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंक्रीजिंग वैल्यूज का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया जीडीपी।
जीडीपी, राइट। नाउ सीजनैलिटी का मतलब क्या है? सीजनैलिटी मतलब शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट देमसेल्व्स, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी के पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा ले रहा हूं, एक एयरलाइन कंपनी के पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा ले रहा हूं और मैं मंथली डेटा ले रहा हूं, तो किस मंथ में आपको हाईएस्ट पैसेंजर बुकिंग्स दिखेंगी? व्हाट डू यू थिंक? किस मंथ में आपको हाईएस्ट पैसेंजर बुकिंग्स मिलेंगी? दिसंबर में, बिकॉज दिसंबर वेकेशन का टाइम होता है, सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में बुकिंग्स आर हाईएस्ट। तो ये जो दिसंबर में आपको एक्स्ट्रा स्पाइक दिखेगा एज कंपेयर टू अदर मंथ्स, दिस इज कॉल्ड सीजनैलिटी। वन सेकेंड, ये आप सब लोग रिमोट कंट्रोल का एक्सेस क्यों मांग रहे हो? प्लीज नॉइज मत क्रिएट करो क्लास के दौरान। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सीजनैलिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट देमसेल्व्स। तो अगर एयरलाइन कंपनीज का पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा आप ले रहे हो, तो आपको दिखेगा दिसंबर के दौरान बुकिंग्स आर हाईएस्ट। क्यों दिसंबर के दौरान बुकिंग्स आर हाईएस्ट? बिकॉज वेकेशन का टाइम होता है, एंड वेकेशन के टाइम में जो आपका ट्रैवल होता है दैट इज हाईएस्ट। उसी तरह से सपोज मैं एक कंपनी का सेल्स का डेटा ले रहा हूं, एंड वो कंपनी एयर कंडीशनर्स बनाती है, तो कौन से मंथ में आपको एक स्पाइक दिखेगा सेल्स में? अप्रैल में। एक्सीलेंट। तो अप्रैल में आपको दिखेगा सेल्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अदर मंथ्स। तो इसका मतलब एक सीजनैलिटी है। कौन सी सीजनैलिटी? मंथली सीजनैलिटी। पहले हमने एग्जांपल देखा कौन सा? पैसेंजर बुकिंग्स का, वो हमें हाई दिखेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर एज कंपेयर टू अदर मंथ्स। फिर मैंने आपको बोला एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो सेल्स है वो आपको ज्यादा दिखेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट, बिकॉज सीजनैलिटी है, उस टाइम पे गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती है, तो ज्यादा एसी की सेल्स होती है। सो सीजनैलिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट देमसेल्व्स, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट देमसेल्व्स। ट्रेंड का मतलब क्या था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा होता है मेरा साइक्लिकैलिटी। तीसरा क्या होता है? साइक्लिकैलिटी। साइक्लिकैलिटी का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट, राइट, एंड फ्यूचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट। साइकिल्स, अगर आप साइकिल्स का प्लॉट इमेजिन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो आज होने वाला है इट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट, जो कल हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी की सेल्स को मॉडल कर रहा हूं, तो आई कैन से आज का सेल्स कैन बी मॉडल्ड बेस्ड ऑन लास्ट मंथ का सेल्स, राइट, बिकॉज सेल्स मूव इन साइकिल्स। अगर पिछले महीने कम सेल हुआ था तो इस महीने शायद कम सेल होगा, पिछले महीने ज्यादा सेल हुआ था तो इस महीने भी ज्यादा सेल होगा। तो अगर साइक्लिकल पैटर्न्स हैं, इसका मतलब आप बोलना चाहते हो कि प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट, राइट। तो कोई भी टाइम सीरीज मॉडल बनाने का मतलब क्या है? हम लोगों को टाइम सीरीज डेटा के अंदर, वाई के अंदर ही, यहां कोई एक्स का बात अभी तक हम लोग नहीं कर रहे, वाई के अंदर ही मुझे कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ पैटर्न्स एक्सप्लोर करने हैं। तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं, वन इज ट्रेंड, वन इज सीजनैलिटी, वन इज साइक्लिकैलिटी। ट्रेंड का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सीजनैलिटी का मतलब क्या है? Seasonality means short-term patterns that repeat themselves, and cyclicality means future is a function of present, right? And present is a function of past. तो अगर मैं सेल्स को मॉडल कर रहा हूं तो आई कैन से आज का जो सेल्स होने वाला है इट इज फंक्शन ऑफ लास्ट मंथ जो सेल्स हुआ था, राइट। इस तरह के पैटर्न्स आपको मॉडल करने हैं, तो उसके लिए आप टाइम सीरीज मॉडल बिल्ड करोगे। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ टाइम सीरीज मॉडल जो आप बिल्ड करते हो, यू कैन हैव सिंगल टाइम सीरीज। ये फ्लो चार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज द फ्लो चार्ट आई एम डिस्कसिंग। इससे क्या है, आपको एक माइंड मैप मिलेगा, क्योंकि टाइम सीरीज इज अ वेरी बिग टॉपिक, राइट। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे कंपोनेंट्स जो पढ़ेंगे वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो फर्स्ट ओवरव्यू क्लास में मैं वो सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि टाइम सीरीज डेटा मतलब डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी डेली, that can be weekly, that can be monthly, that can be quarterly, that can be half yearly, that can be annually। उससे ऊपर जनरली कोई यूज नहीं करता। जो भी आप डेटा लोगे, ठीक है, वो जो टाइम सीरीज डेटा आप लोगे उस पे दो तरह के मॉडल्स बन सकते हैं। वन इज सिंगल टाइम सीरीज एंड वन इज अ केस ऑफ मल्टीपल टाइम सीरीज मॉडल। सिंगल टाइम सीरीज में क्या होता है, आपके पास एक ही वेरिएबल है
एंड उसी का टाइम सीरीज डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो. सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आपने कलेक्ट किया है ओवर द लास्ट से 50 ईयर्स. तो दैट इज द केस ऑफ सिंगल टाइम सीरीज. मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या होता है, सपोज मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मॉडल कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी. बोल सकता हूं कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी. पहले जीडीपी गिरेगा, राइट, उसके कारण बिजनेसेस को लॉस होगा, तो उसके कारण वो ले ऑफ करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो कैन आई से अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी, राइट. यहां पर एक y है, यहां पर एक x भी है, बट यहां पर y और x दोनों टाइम सीरीज है. y और x दोनों टाइम सीरीज है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ टाइम सीरीज मॉडल, इज अ टाइम सीरीज डेटा, एंड जीडीपी इज अ टाइम सीरीज डेटा. तो दोनों अगर टाइम सीरीज है, राइट, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिग्रेशन नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए अलग से मैंने लिखा है मल्टीपल टाइम सीरीज. मल्टीपल टाइम सीरीज कहां पे आएगा, जहां पर भी आप ऐसे मॉडल्स बना रहे हो जहां पे दो वेरिएबल्स है या मल्टीपल वेरिएबल्स है, दो से ज्यादा, एंड वो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या है, अपने आप में टाइम सीरीज वेरिएबल्स है. एम आई क्लियर? तो यू कैन हैव सिंगल टाइम सीरीज, यू कैन हैव मल्टीपल टाइम सीरीज. सिंगल टाइम सीरीज जैसे एग्जांपल हो गया सेल्स का डेटा लेना, राइट, एसी की सेल्स का डेटा लेना, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा लेना, खाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, या खाली जीडीपी की वैल्यूज का डेटा लेना, दैट इज सिंगल टाइम सीरीज. And if I am combining unemployment rate and GDP, and I am saying unemployment rate is a function of GDP, in that case I am considering two variables. So if you are considering two or more variables and those variables are all time series, in that case you have to understand the concept of multiple time series. आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते जो पिछले टॉपिक में रिग्रेशन सीख के आए थे वो रिग्रेशन ही अप्लाई कर देंगे. इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा हमने किया था, राइट. तो सिंगल टाइम सीरीज और मल्टीपल टाइम सीरीज. सिंगल टाइम सीरीज समझ आ गया. मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या मॉडल्स यूज होते हैं वो हम देखेंगे. को इंटीग्रेशन और एरर करेक्शन मॉडल्स अगर किसी ने सुना है तो को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स यहां पे लाई करते हैं. को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स यहां पे लाई करते हैं मल्टीपल टाइम सीरीज में. और बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी, बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी लाई करती है सिंगल टाइम सीरीज में. मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या आएगा, को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स. एंड सिंगल टाइम सीरीज में हम कौन सा मेथोडोलॉजी देखेंगे, बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी. नाउ बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि आपके तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं टाइम सीरीज डेटा में, ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड साइक्लिकलिटी. द रूल ऑफ मॉडलिंग इज आपको तीनों पैटर्न्स को अलग अलग मॉडल करना है. आपको तीनों पैटर्न्स को अलग अलग मॉडल करना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं सबसे पहले साइकिल्स को मॉडल कर रहा हूं, सबसे पहले मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं साइकिल्स को मॉडल कर रहा हूं. तो जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए. जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए. वापिस से रिपीट कर रहा हूं, जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग मॉडल होंगे. टेक्निकली इसको बोलते हैं कि साइकिल्स को अगर आपको मॉडल करना है, इन दैट केस योर टाइम सीरीज शुड बी कोवेरियंस स्टेशनरी. अब यहां पर मैंने एक टेक्निकल वर्ड बोला है, चेक इफ टाइम सीरीज इज कोवेरियंस स्टेशनरी. मैंने क्या बोला, तीन तरह के पैटर्न्स है, ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिकलिटी. एक बार मन में बायस बनाओ कि हम लोग साइक्लिकलिटी से स्टार्ट करेंगे, उल्टे से स्टार्ट करना चाहते हैं. सिंस तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग मॉडल होंगे, तो जब आप साइक्लिकलिटी को मॉडल कर रहे हो तब डेटा में ट्रेंड और सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग मॉडल करना है, राइट. टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि आपकी टाइम सीरीज कोवेरियंस स्टेशनरी होनी चाहिए इफ यू वांट टू मॉडल साइकिल्स. आपकी टाइम सीरीज कोवेरियंस स्टेशनरी होनी चाहिए इफ यू वांट टू मॉडल साइकिल्स, राइट. कोवेरियंस स्टेशनरी का मतलब क्या है, इसमें बहुत डिग करेंगे हम लोग. अभी मैं आपको आज माइंड मैप दे रहा हूं. तो कोवेरियंस स्टेशनरी का मतलब होता है मीन, वेरियंस एंड कोवेरियंस शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम. मीन, वेरियंस एंड कोवेरियंस शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मंथली डेटा लिया है 1948 से स्टार्ट करके, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूं, 1948 का एक मीन निकाल सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, फिर 1949 का
एक मीन निकाल सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। वो जो मीन होना चाहिए वो मोटा मोटी कांस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस टाइम, राइट। मीन शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम, वेरिएंस शुड आल्सो बी कांस्टेंट एंड कोवेरिएंस शुड बी कांस्टेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोवेरिएंस स्टेशनरी। सर थोड़ा सा और बताओ, मैंने क्या बोला, ट्रेंड अगर डेटा में है तब आप साइकिल्स के बारे में नहीं सोच सकते। टेक्निकली साइकिल्स अगर मॉडल करनी है तो सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी होना चाहिए। उल्टा सोचो, अगर सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं है इसका मतलब मीन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सपोज मीन इंक्रीजिंग है, मीन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या चीज है बताओ? मीन इंक्रीजिंग है इसका मतलब डेटा में क्या चीज प्रेजेंट है? अगर आपको मीन इंक्रीजिंग दिख रहा है, मीन कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब डेटा में ट्रेंड है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, ट्रेंड अलाउड ही नहीं है। ट्रेंड पहले हटाओ, सीजनैलिटी हटाओ, उसके बाद साइकिल्स को मॉडल करने का सोचो। इसीलिए जब साइकिल्स को मॉडल कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं टाइम सीरीज शुड बी कोवेरिएंस स्टेशनरी, राइट। इसको ऐसे सोच सकते हो, टाइम सीरीज शुड बी कोवेरिएंस स्टेशनरी, मतलब उसमें मीन वेरिएंस कोवेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि उस डेटा में ट्रेंड और सीजनैलिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ट्रेंड और सीजनैलिटी प्रेजेंट है तो साइकिल्स पे क्यों आए हो? पहले उसको मॉडल करके आओ ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबको अलग अलग मॉडल करेंगे, राइट। तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मेरे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, मैंने उसका प्लॉट बनाया है। तो लेट मी शो यू द प्लॉट। दिस इज द प्लॉट ऑफ माय टाइम सीरीज डेटा, दिस इज द प्लॉट ऑफ माय टाइम सीरीज डेटा, जहां पे मेरा y एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वैल्यूज है एंड मेरा x एक्सिस पे टाइम फ्रेम है विच इज मंथली, राइट। यू कैन सी द प्लॉट। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये टाइम सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी है कि नहीं। सर आप पहले ट्रेंड और सीजनैलिटी क्यों नहीं चेक कर रहे? मैंने बोला एक बायस बनाना है, जब चैप्टर कर रहे हैं कि हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले साइक्लिकलिटी के बारे में सोच रहे हैं, राइट। बट साइक्लिकलिटी तभी मॉडल करेंगे जब ट्रेंड और सीजनैलिटी शांत हो चुका है, मतलब ट्रेंड और सीजनैलिटी नहीं है। इसका मतलब सीरीज क्या होना चाहिए? कोवेरिएंस स्टेशनरी होना चाहिए। नाउ कोवेरिएंस स्टेशनरी का मतलब क्या है? मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम। इसको हम और डिग करेंगे, बट अभी हम विजुअली चेक करते हैं कि आपने को स्टेशनरी लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डेटा में अलग अलग ईयर्स ले लिए, 1948 से लेकर द लास्ट इज 2022 एंड मैंने मीन ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का इन द ईयर 1948, देन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द ईयर 1949, 1949 में 12 मंथ्स का डेटा है उसका एवरेज ले लिया। सिमिलरली 1950 उसी तरह से मैंने वेरिएंस निकाला है, उसी तरह से मैंने वेरिएंस निकाला है, राइट। वेरिएंस निकाला है 1948 का, 1949 का, 1950 का एंड सो ऑन, राइट। नाउ एक बारी मैं आपको मीन और वेरिएंस को शो कर रहा हूं, आप मुझे बताना मोटा मोटी स्टेशनरी लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्टेशनरी का मतलब रियल डेटा पे ये नहीं होता कि फ्लैट लाइन आएगी, राइट। स्टेशनरी मतलब आपको एक लेवल के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो लेट मी शो यू द मीन, दिस इज द मीन, द प्लॉट ऑफ द मीन and this is the plot of the variance, this is the plot of the mean and this is the plot of the variance. What do you think, whether the mean and variance is constant across time or is it non constant? फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग क्या आ रही है? अगेन मीन का मतलब फ्लैट लाइन नहीं मिलेगी, मतलब वो एक लेवल के आसपास है, ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए मीन और वेरिएंस। कांस्टेंट दिख रहा है बिकॉज एक लेवल के आसपास ही वो फ्लिकर कर रहा है, राइट। एक लेवल के आसपास फ्लिकर कर रहा है, इसका मतलब एक लेवल तो कांस्टेंट है ना, राइट। तो मीन और वेरिएंस कांस्टेंट लग रहा है। सर रियल लाइफ में कैसे चेक करेंगे? क्या ऐसे विजुअली चेक करेंगे? नहीं, विजुअल इंस्पेक्शन तो हमेशा करते हैं फॉर द फर्स्ट फील कि हाँ कांस्टेंट होगा कि नहीं। अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा टू जज वेदर द सीरीज इज कोवेरिएंस स्टेशनरी और नॉट, राइट। तो यहां पर हम लोग कुछ टेस्टिंग करेंगे, वो टेस्टिंग हम देखेंगे। एक बहुत ही फेमस टेस्ट है डिक्की फ्यूलर टेस्ट। मैं एक एक कंपोनेंट में अलग अलग क्लासेस में डिस्कशन करूंगा। डिक्की फ्यूलर टेस्ट भी हमें क्या रिजल्ट देगा कि सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी है। मैंने वो टेस्ट यहाँ पे किया हुआ है बट अभी मैं उसका रिजल्ट डिस्कस नहीं कर रहा, बट डिक्की फ्यूलर टेस्ट भी मुझे ये कंफर्म किया कि यस द सीरीज इज कोवेरिएंस स्टेशनरी। सर हमें डिक्की फ्यूलर समझाओ ना, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, पहले माइंड में आप समझ लो
चीजों को फिट कर लो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हर एक टॉपिक के ऊपर अपने डिग करेंगे, राइट। तो मेरा सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी हो गया। ऐसा सिनेरियो लेके चलो जहां पे सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं होता, राइट। अगर मेरा सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं होता, इसका मतलब मीन क्या होता है, इंक्रीजिंग दिखता या डिक्रीजिंग दिखता। इसका मतलब डेटा में क्या है, ट्रेंड और सीजनैलिटी पड़ा हुआ है। डेटा में ट्रेंड और सीजनैलिटी पड़ा हुआ है, तो वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को पहले मॉडल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को पहले हटाना पड़ेगा। अगर वो हटाओगे तभी आप साइकिल्स को मॉडल करने का सोचोगे, राइट। तभी आप साइकिल्स को मॉडल करने का सोचोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाऊंगा। इफ द सीरीज इज नॉट कोवेरिएंस स्टेशनरी, ये फ्लो चार्ट बन रहा है कि हम लोग सिंगल टाइम सीरीज का बात कर रहे हैं। टाइम सीरीज या तो कोवेरिएंस स्टेशनरी होगी, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, या कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं होगी। कोवेरिएंस स्टेशनरी है तब तो आप सीधा साइकिल्स को मॉडल कर सकते हो। कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं है तो आपको पहले ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाना पड़ेगा डेटा से, राइट। वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाने के दो तरीके हैं। यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग, और यू कैन डू डिफरेंसिंग। यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग, और यू कैन डू डिफरेंसिंग। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही वर्क करता है, डिफरेंसिंग ऑलमोस्ट सभी केसेस में वर्क करेगा, राइट। डी ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो मीन है इट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, तो टाइम के साथ ही रिग्रेस कर लो ना, रिग्रेशन करो y और x के बीच में, एंड x इज टाइम पीरियड, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पर जो मेरा 1 जनवरी 1948 टाइम है उसको 1 मान लूंगा ना, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो टाइम के साथ ही रिग्रेशन कर लो, राइट। टाइम के साथ ही रिग्रेशन कर लो। टाइम के साथ रिग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, आप डी ट्रेंडिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने ट्रेंड को मॉडल कर लिया, ट्रेंड को एक तरह से हटा दिया, राइट। तो डी ट्रेंडिंग अगर आपको करनी है देन यू रिग्रेस विद टाइम। दैट टाइम कैन बी मंथली, दैट टाइम कैन बी क्वार्टरली, दैट टाइम कैन बी सेमी एनुअली। यहां पर मेरा जो डेटा है वो मैंने मंथली कलेक्ट किया है, तो मैं टाइम कैसे मेंशन करूंगा, फॉर एग्जांपल आई विल से टी एंड देन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऐसे टाइम को एक वेरिएबल बना रहा हूं एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को वो टाइम के साथ रिग्रेस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग। दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग, बिकॉज आपको ये दिख रहा है ना टाइम के हिसाब से आपका वाई चेंज हो रहा है, राइट। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी शायद इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो टाइम के साथ रिग्रेस कर लो, दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग। दूसरा है डी सीजनलाइजिंग। डी सीजनलाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डमी वेरिएबल्स लेके आते हैं। मैंने आपको रिग्रेशन में डमी वेरिएबल्स सिखाया था। डमी वेरिएबल्स, अगर मेरे पास मंथली डेटा है, राइट, तो इसका मतलब 12 महीने। अगर 12 महीने हैं तो उस केस में मैं कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा, बताना कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा। ये मैंने रिग्रेशन में डिस्कस किया था। कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा, 11 डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा। वो डमी वेरिएबल्स यूज करने का मतलब क्या हो गया, देखो सीजनैलिटी का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मंथ में अगर आपकी अगर आप ईयरली डेटा देख रहे हो और आपको मंथली सीजनैलिटी मिलता है, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर में आपको दिखता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेरिएबल इज डिफरेंट ऑन एन एवरेज फ्रॉम द अदर मंथ्स, राइट। तो उसके लिए उस मंथ को एक वेरिएबल बना लो ना, राइट। डमी वेरिएबल का मतलब क्या है, हर एक मंथ को वेरिएबल बनाना, राइट। जनवरी इज अ वेरिएबल, आप जनवरी में हो या नहीं हो, 1 और 0। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से फर्स्ट मंथ, आई विल से सेकेंड मंथ, आई विल से थर्ड मंथ। ऐसे करके मैं 11 अलग अलग वेरिएबल्स बना लूंगा, 11 अलग अलग वेरिएबल्स। आप फर्स्ट मंथ में हो तो यहां 1 आ जाएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वैल्यू बिलोंग्स टू द फर्स्ट मंथ, राइट। आप सेकेंड मंथ में हो तो सेकेंड मंथ के सामने क्या आएगा, 1। 1 मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में हो, अदरवाइज नहीं हो। 0 मतलब नहीं हो, राइट। तो यहां पे आया 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0। यहां फर्स्ट मंथ के सामने 1, बाकी सबके सामने 0, राइट। तो
डमी वेरिएबल रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डमी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अगर 12 मंथ है, मतलब एक वेरिएबल में 12 कैटेगरीज है, तो वी हैव टू क्रिएट ओनली 11 डमी वेरिएबल्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। दिस आई डिस्कस्ड इन रिग्रेशन। To avoid the problem of perfect multicollinearity, if a particular variable has 12 categories, in that case I will create only 11 dummy variables. मैं 11 डमी वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा एंड वो डमी वेरिएबल्स क्या शो कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर मंथ में हो या नहीं हो, राइट। इससे फायदा क्या होगा, आप इसको जब रिग्रेशन में इंक्लूड करोगे, जिस तरह से आप टाइम के साथ रिग्रेस कर रहे हो, जब आप इसको रिग्रेशन में इंक्लूड करोगे, तो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मंथ्स, राइट, मतलब मंथली सीजनैलिटी प्रेजेंट है, तो वो ये मॉडल कैप्चर कर लेगा, राइट। और डी सीजनलाइजिंग का मतलब क्या है, वो सीजनैलिटी को कैप्चर करना। तो जब मैं रिग्रेशन कर रहा हूं, एक तरह से वो सीजनैलिटी को मैं कैप्चर करके हटा रहा हूं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डी सीजनलाइजिंग। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट डी ट्रेंडिंग और डी सीजनलाइजिंग का मतलब है, डी ट्रेंडिंग मतलब टाइम के साथ रिग्रेशन करो, डी सीजनलाइजिंग मतलब डमी वेरिएबल रिग्रेशन करो, राइट। डमी वेरिएबल रिग्रेशन करो। अगर मेरा क्वार्टरली डेटा होता, तब कितने डमी वेरिएबल्स बनते, 3 डमी वेरिएबल्स बनते, राइट, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे 1 to 11 लू या 2 to 12 लू, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग करके आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड और सीजनैलिटी को मॉडल कर सकते हो। दिस वी विल सी। एंड अगर ये मॉडल हो गया, तो एक तरह से ट्रेंड और सीजनैलिटी डेटा से हट गया, डेटा से हट गया, तो प्रोबेबली आपकी सीरीज क्या आएगी, कोवेरियंस स्टेशनरी आएगी। बट मैंने आपको बोला अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग बहुत कम केसेस में वर्क करता है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच ऑफ मेकिंग द सीरीज स्टेशनरी, राइट। तो हम लोग देखेंगे कौन से स्पेशल सिचुएशंस में डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग वर्क करता है। तो क्या लिखा है मैंने, लीनियर एंड लॉग लीनियर रिग्रेशन फॉर ट्रेंड, डमी वेरिएबल रिग्रेशन फॉर सीजनैलिटी। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। दूसरा तरीका है, आप डिफरेंसिंग कर लो, आप डिफरेंसिंग कर लो। तो यू कैन डू ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग, यू कैन डू ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग। डिफरेंसिंग का मतलब क्या है, ट्रेंड डिफरेंसिंग का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है, you just find out the change in unemployment rate. Don't use the levels, just find out the change in unemployment rate, right। काफी बारी लेवल्स इंक्रीजिंग होते हैं, बट चेंज तो कांस्टेंट ही होगा ना। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी इंक्रीजिंग हो सकता है, बट जीडीपी का जो रेट ऑफ चेंज है, क्या वो इंक्रीजिंग होगा? क्या जीडीपी का ग्रोथ रेट कभी 2%, कभी 4%, कभी 8%, कभी 12, कभी 16, कभी 20%, कभी 30% ऐसे होता है? नहीं। तो बेस्ट तरीका है कि आप चेंज निकाल लो, आप चेंज निकाल लो। दिस इज कॉल्ड डिफरेंसिंग। डिफरेंसिंग मतलब डी वाई टी। अगर ये मेरा वाई टी है, तो मैं डी वाई टी निकाल रहा हूं, दैट इज चेंज इन वाई टी। काफी बारी चेंज इन वाई टी करने से आपका सीरीज क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। जैसे मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया कि अगर जीडीपी है, तो जीडीपी नो डाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज उसका हमेशा इंक्रीज होगा, बट अगर मैं चेंज इन जीडीपी लूंगा, तो वो आपको मोर और लेस कांस्टेंट दिखेगा, वो आपको मोर और लेस कांस्टेंट दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंसिंग करते हैं। वी कैन आइदर डू ट्रेंड डिफरेंसिंग और वी कैन डू सीजनल डिफरेंसिंग। वो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे सीजनल डिफरेंसिंग कैसे होता है और ट्रेंड डिफरेंसिंग कैसे होता है। बट मुझे सीरीज को कोवेरियंस स्टेशनरी करना है, उसके दो तरीके हैं, या तो डी ट्रेंड एंड डी सीजनलाइज कर लो, या डिफरेंसिंग कर लो। मैंने आपको बताया कि डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही वर्क करता है, हमेशा इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। बट डिफरेंसिंग जो है, वो हमेशा बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो वी विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजॉर्ट टू डिफरेंसिंग अप्रोच। ठीक है, जो भी आपने तरीका यूज किया, उससे आपका सीरीज क्या आ जाएगा, कोवेरियंस स्टेशनरी आ जाएगा, कोवेरियंस स्टेशनरी आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये मैं समझाऊंगा, राइट। मैंने आपको डिफरेंसिंग का एक सिंपल मतलब बोला, डिफरेंसिंग मतलब चेंज, चेंज निकाल लो, राइट। आपको दिखेगा कि आपका चेंज, जो चेंज सीरीज है, दैट इज स्टेशनरी, राइट। ओके, सो पहला स्टेप,
मेरे पास टाइम सीरीज में 3 तरह के पैटर्न्स हैं, ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिकलिटी। मैंने मन में बायस बनाया कि मैं सबसे पहले साइकिल्स को मॉडल करूंगा। साइकिल्स को मॉडल करते वक्त ट्रेंड और सीजनैलिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका टेक्निकल मीनिंग है सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी होनी चाहिए। सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी अगर नहीं है, इसका मतलब ट्रेंड और सीजनैलिटी प्रेजेंट है। तो अगर आपको साइकिल्स को मॉडल करना है तो पहले आपको वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाना होगा। वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाने के 2 तरीके हैं। यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग, और यू कैन डू डिफरेंसिंग, ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग। राइट, डी ट्रेंडिंग का मतलब है टाइम के साथ रिग्रेस करना। राइट, डी सीजनलाइजिंग का मतलब है डमी वेरिएबल रिग्रेशन करना। राइट, और डिफरेंसिंग का मतलब है चेंज निकालना। यू कैन फाइंड आउट ट्रेंड डिफरेंसिंग और यू कैन फाइंड आउट सीजनल डिफरेंसिंग। उससे क्या होगा, आप जो भी रिजॉर्ट यूज करो, आपका सीरीज क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस स्टेशनरी। सीरीज क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस स्टेशनरी। या तो डायरेक्टली आपका सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी होगा, जैसे मेरे वाले केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैंने क्या कमेंट किया कि वो स्टेशनरी है। अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो आपको इस रूट से घूम के आना होगा। राइट, स्टेशनरी होने के बाद अब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे। साइकिल्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट। बेसिकली साइकिल्स को मॉडल करने के लिए आप 3 तरह के मॉडल्स बना सकते हो। वन इज ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स, एआर मॉडल्स बोलते हैं जिसको। वन इज एमए मॉडल्स, मूविंग एवरेज मॉडल्स। और वन इज ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल्स। राइट, 3 तरह के मॉडल्स हो सकते हैं, खाली ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स, खाली मूविंग एवरेज मॉडल्स, या ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल्स। राइट, बात हो रही है आपको मॉडल को सेलेक्ट करना है। ये मॉडल को सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमने सीरीज को कोवेरिएंस स्टेशनरी किया या वो कोवेरिएंस स्टेशनरी था। उसके बाद अब साइकिल्स को मॉडल करना है, तो साइकिल्स को मॉडल करने के लिए वी बिल्ड अरमा मॉडल्स, ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज। राइट, नाउ ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या है, regressing a variable with its own lagged values, regressing a variable with its own values in the past. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल इक्वेशन आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में उसके आपको डिटेल नोट्स भी दिखाऊंगा। सपोज आई एम सेइंग सेल्स टुडे is a function of sales in the last month. So you are saying yt is equal to b0, which is intercept, plus b1 yt minus 1. yt is equal to, yt मतलब जो भी मेरा वेरिएबल है y, ठीक है, at time t is equal to, I am saying b0 plus b1 yt minus 1. अगर मैं मंथली डेटा लेके चल रहा हूं तो what I am trying to say is sales today is a function of sales in the last month. Right, sales today is a function of sales in the last month. Is this logical? क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि आज का सेल्स अगर मुझे मॉडल करना है तो कहीं ना कहीं आई कैन सी द लास्ट मंथ सेल्स एंड उसके बेसिस पे मॉडल कर सकता हूं? क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लॉजिकल लग रहा है। ऑटोमेटिकली साइक्लिकल बिहेवियर तो होता ही है काफी वेरिएबल्स में। आपको दिखेगा पिछले मंथ के सेल्स के आसपास ही आपका सेल्स होने वाला है, तो पिछले मंथ का सेल्स को देख के आप आज का सेल्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। राइट, तो ऑटो रिग्रेशन, नाम से पता लग रहा है ऑटो रिग्रेशन। अभी तक हम लोग रिग्रेशन कर रहे थे जिसमें y को x के साथ रिग्रेस कर रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं ऑटो रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेसिंग अ वेरिएबल with its own past value, regressing a variable with its own past value. Right, this is called auto regression. Now ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स में एक कंसेप्ट होता है लैग का और ऑर्डर का। लैग और ऑर्डर वो समझते हैं। ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 मींस आप बोल रहे हो आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन 1 लैग प्रीवियस। राइट, आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन लास्ट मंथ सेल्स। ऑर्डर 1 मतलब आप एक लैग लेके चल रहे हो, yt इज इक्वल टू b0 प्लस b1 yt माइनस 1। राइट, आप एक ही लैग लेके चल रहे हो ना, yt माइनस 1 मतलब प्रीवियस सेल्स, प्रीवियस पीरियड सेल्स, प्रीवियस मंथ सेल्स। अगर मैं मंथली डेटा लेके चल रहा हूं तो आई एम टेकिंग ओनली लैग 1, आई एम टेकिंग ओनली लैग 1। दिस model is AR model of order 1.
दिस मॉडल इज AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। ये सारा रिटर्न नोट्स में आपको मिल जाएगा। सिंस आज तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो मैं आपको कुछ नोट्स नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ माइंड मैप दिखा रहा हूं। तो AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 मतलब क्या? जो आपका आज का सेल्स है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ सेल्स, राइट। YT इज अ फंक्शन ऑफ YT -1, लैग 1 पे डिपेंडेंट है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर 1। दूसरा मॉडल बोल रहा हूं, आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस मंथ सेल्स एंड सेल्स 2 months बिफोर। आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस मंथ सेल्स एंड सेल्स 2 months बिफोर। कहने का मतलब है YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT -1 प्लस B2 YT -2। मैंने कितने लैग्स यूज किए? रिप्लाई करो प्लीज। मैंने कितने लैग्स यूज किए? मैंने कितने लैग्स यूज किए? 2 लैग्स यूज किए लास्ट मंथ एंड 2 महीना पहले, राइट। 2 लैग्स यूज किए, इसको बोलते हैं AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर आप ले रहे हो AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 3, तो उसमें आप लास्ट मंथ सेल्स को लोगे, 2 months बिफोर का सेल्स एंड 3 months बिफोर का सेल्स, राइट। वो तो आपके डेटा में जिस तरह के पैटर्न्स होंगे उतने लैग्स को आप इंक्लूड करोगे। बट ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर 2 का मतलब ये नहीं है सिर्फ लैग 2। ऑर्डर 2 का मतलब है लैग 1 एंड लैग 2। ऑर्डर 3 का मतलब है लैग 1 एंड लैग 2 एंड लैग 3, राइट। दिस इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेशन मॉडल। ऑटो रिग्रेशन मॉडल क्यों वर्क करते हैं उसका हम लोग कुछ इंट्यूशंस भी समझेंगे आने वाले क्लासेस में। बट अभी आप सिंपल समझो कि काफी सारे वेरिएबल्स में एक साइक्लिकल बिहेवियर होता है, या यू कैन से परसिस्टेंस। टाइम सीरीज टेंड टू परसिस्ट अराउंड द करंट लेवल। तो जो करंट लेवल था, मतलब जो प्रीवियस मंथ सेल्स था, उसको देख के आप आज का सेल्स या आने वाले सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट इज द प्रीमाइसिस बिहाइंड ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स। Auto regression models can be of order 1, order 2, order 3 and so on. Order 1 means आप सिर्फ 1 लाख को लेके चल रहे हो, आप रिग्रेशन कर रहे हो विद इट्स प्रीवियस वैल्यू लैग 1। या आप 2 लैक्स को अगर लेके चलते हो तो इट इज AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। अगर आप 3 लैक्स को लेके चलते हो इट इज AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 3, राइट एंड सो ऑन। दूसरा है मूविंग एवरेज मॉडल। मूविंग एवरेज मॉडल देखो, अभी तक जो मैंने जितने भी मॉडल्स बोले, सपोज मैं मॉडल बना रहा हूं YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT -1, मतलब सेल्स एट टाइम T इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स एट टाइम T -1। जब मैं ये मॉडल फिट करूंगा तो क्या आप एक्चुअल को मिमिक कर पाओगे या कुछ ना कुछ एरर रहेगा मॉडल में? क्या आप एक्चुअल को मिमिक कर पाओगे या मॉडल में कुछ ना कुछ एरर रहने वाला है? रहने वाला है। एरर तो हमेशा आएगा ही, बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द वेरिएबल्स जो एक y को एक्सप्लेन करने में आ सकते हैं, राइट। तो इस केस में आपका एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हुआ? एग्जैक्ट इक्वेशन इज YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT -1 प्लस ET। ET मतलब एरर टर्म। एरर टर्म तो रहेगा ही, बिकॉज आप 100% एक्चुअल वैल्यूज को मिमिक थोड़ा ना कर सकते हो। आप जितना मर्जी अच्छा मॉडल बना लो, आपका कुछ ना कुछ एरर टर्म तो रहेगा ही। तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है y की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ नो डाउट द लैगिड वैल्यू लैग 1, बट वो 100% y को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एंड कुछ एरर टर्म रहेगा। तो वापस से इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं, YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT -1 प्लस एरर टर्म। प्लस एरर टर्म जो आपकी एक्चुअल सेल्स होगी ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस सेल्स प्लस कुछ एरर टर्म है जो कंपोनेंट आपने मॉडल में नहीं लिया। एरर टर्म का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं जो आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं जिसको आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया। आपने सिर्फ कौन सा वेरिएबल इंक्लूड किया कि हाँ, आज का सेल्स विल डिपेंड ऑन लास्ट मंथ का सेल्स, राइट। मूविंग एवरेज क्या करता है? मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 का इक्वेशन सुनो। मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 का इक्वेशन YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 ET -1। YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1
ET-1, ET क्या था, एरर टर्म। मैं क्या बोल रहा हूं, YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 ET-1। अगर मैंने सपोज मॉडल बनाया है y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT-1, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स, बट ये 100% सेल्स को एक्सप्लेन नहीं करेगा। कुछ चीजें जो हमने मॉडल में कैप्चर नहीं किया वो एरर टर्म में चला गया, राइट। सपोज सपोज एरर टर्म में एक वेरिएबल है डिस्काउंट, आपने कुछ डिस्काउंट कूपन्स दिए होंगे, क्या उसके कारण सेल्स होता है कि नहीं होता, टेल मी। डिस्काउंट कूपन्स के कारण क्या सेल होता है कि नहीं होता, होता है। बट क्या मैंने डिस्काउंट कूपन को मॉडल में इंक्लूड किया, क्या मैंने डिस्काउंट कूपन को मॉडल में इंक्लूड किया, नहीं, मैंने तो प्रीवियस सेल्स को मॉडल में इंक्लूड किया। तो अगर मैं सपोज मूविंग एवरेज मॉडल बना रहा हूं, YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 ET-1, ET-1 मतलब क्या, एरर टर्म ऑफ लैग 1, राइट, एरर टर्म लैग 1। इसका मतलब पिछले महीने मैंने कुछ डिस्काउंट्स दिए थे, डिस्काउंट क्यों बोल रहा हूं, मैं तो एग्जांपल बोल रहा हूं, जो चीजें आपने मॉडल में नहीं ली वो आपकी एरर टर्म में घुसी हुई है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रीवियस मंथ के एरर टर्म के बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर पा रहे हो, प्रीवियस मंथ के एरर टर्म के बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई वेरिएबल छुपा बैठा है एरर टर्म में जो आज की सेल्स को ड्राइव करता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला चला के डिस्काउंट कूपन, आपने लास्ट मंथ कुछ डिस्काउंट कूपन दिए थे तो लोग तो इस महीने में आके उसको यूज करेंगे ना, राइट। पिछले महीने कोई डिस्काउंट कूपन दिए थे, उसका इफेक्ट अब आएगा सेल्स में। तो अगर मैं मॉडल बना रहा हूं YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 ET-1, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं प्रीवियस मंथ के एरर टर्म के बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका मतलब प्रीवियस मंथ के डिस्काउंट कूपन जो आपने दिए थे उसके बेसिस पे आप आज का सेल्स मॉडल कर सकते हो। फेयर इनफ, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। ये सब तरह के पैटर्न्स आपको डेटा में दिखेंगे। अगर आपको दिखता है कि सेल्स ओनली डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स, तो आप मूविंग एवरेज टर्म को लोगे ही नहीं, आप सिर्फ ऑटो रिग्रेशन मॉडल फिट करोगे। आपको दिखता है सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस एरर टर्म, तो आप सिर्फ मूविंग एवरेज मॉडल को डेवलप करोगे। आपको दिखता है सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स एज वेल एज प्रीवियस एरर टर्म। ये किस तरह का मॉडल हुआ, इसमें ऑटो रिग्रेशन टर्म भी घुसा हुआ है, इसमें मूविंग एवरेज टर्म भी घुसा हुआ है। इसको बोलते हैं अरमा मॉडल्स। क्या बोलते हैं, ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल्स, राइट। ये मत समझना मैंने ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज खत्म कर दिया, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि ऑटो रिग्रेशन का इंट्यूशन क्या है, मूविंग एवरेज का इंट्यूशन क्या है। तो ऑटो रिग्रेशन में वी आर रिग्रेसिंग with its own value in the past. Sales depend on last month sales or sales 2 months before or sales 3 months before and so on. And moving average का मतलब है sales depend on previous error term. वो previous error term में कुछ ऐसा घुसा हुआ है जो आज की सेल्स को एक्सप्लेन करता है, राइट। वो क्या घुसा हुआ है वो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज डिस्काउंट कूपन आपने दिए थे, डिस्काउंट कूपन आपने दिए थे, अब वो आपको प्रीवियस सेल्स में तो दिखेगा नहीं, वो जो डिस्काउंट कूपन का इफेक्ट है वो अभी करंट सेल्स में आएगा, राइट। तो ET-1 मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो आपने मॉडल में कैप्चर नहीं किया, वो भी सेल्स को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो आपने मॉडल में डिस्काउंट कूपन तो कैप्चर ही नहीं किया, वो डिस्काउंट कूपन हमारे इस मंथ की सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड ET-1, द इफेक्ट ऑफ ET-1 ऑन करंट सेल्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं, कंफर्म कर दो प्लीज। ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज, राइट। नाउ रियल लाइफ में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे AR मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, या हमारे MA मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, या हमारा अरमा मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, राइट। उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या ऑर्डर लेना है, राइट। एंड उसके लिए हम लोग यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अभी एक बारी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पे फोकस करते हैं। ऑटो ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या था, रिग्रेसिंग अ वेरिएबल विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होगा, कोरिलेशन विद
विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट, राइट। तो हम लोग अलग अलग लैग्स पे ऑटो कोरिलेशन को प्लॉट करते हैं एंड उसको देख के जज कर सकते हैं कि हमारा एआर मॉडल का ऑर्डर क्या होगा। सर कैसे जज कर सकते हैं, वो एडवांस्ड स्टफ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। बट हम लोगों को बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कोई ना कोई मॉडल चूज करना होगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 यूज करो, या एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 2 यूज करो, या एआर ऑफ ऑर्डर 3 यूज करो, या एमए ऑफ 1 यूज करो, एमए ऑफ 2 यूज करो, एमए 3 यूज करो, या अरमा 1 यूज करो, अरमा 1 2 यूज करो, अरमा 2 1 यूज करो, अरमा 3 3 यूज करो। कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशंस हमें यूज करना चाहिए जिससे हमारा मॉडल एक्यूरेट आए। तो उस केस में वी कैन प्लॉट समथिंग कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। नाम से पता लग रहा है ऑटो कोरिलेशन, ऑटो मतलब खुद का खुद के साथ। कोरिलेशन निकालने के लिए 2 कॉलम्स चाहिए, तो एक तो खुद हो, एक प्रीवियस वैल्यू लैग वैल्यू। तो लैग्ड वैल्यूज के साथ आप ऑटो कोरिलेशन को निकालोगे एंड उसको प्लॉट करके आप जज कर सकते हो आपका ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज का ऑर्डर क्या होगा, राइट। एंड मॉडल सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक और क्राइटेरिया होता है विच इज अ कैके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। बेसिकली ये जो दोनों क्राइटेरियाज है ये क्या करते हैं, एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करते हैं, कंप्लेक्सिटी को पेनलाइज करते हैं, राइट। अगर आप एक एआर मॉडल बना रहे हो ऑफ ऑर्डर 1, उसमें एक ही बीटा 1 होगा। अगर आप बना रहे हो एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 2, तो उसमें बीटा 1 बीटा 2 दो होंगे, राइट। तो आपके कोएफिशिएंट इंक्रीज हो गए ना। एंड हम लोग कैसे मॉडल्स प्रेफर करते हैं, पार्सिमोनियस मॉडल्स, जो कि सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कोएफिशिएंट्स ना हो, राइट। तो ये जो एआईसी और बीआईसी है, दिस इज कॉल्ड अ कैके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ये क्या करेगा, कंप्लेक्सिटी को पेनलाइज करेगा, एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करेगा। सर क्या ये एडजस्टेड आर स्क्वायर की तरह है? एक्सीलेंट, ये बिल्कुल एडजस्टेड आर स्क्वायर की तरह है। एडजस्टेड आर स्क्वायर भी क्या करता है, एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करता है, कंप्लेक्सिटी को पेनलाइज करता है। तो हम लोग अलग अलग मॉडल्स के एआईसी को निकालेंगे एंड उसके बेसिस पे चूज कर सकते हैं कौन सा मॉडल बेस्ट है, राइट। इज दैट क्लियर? तो हमें मॉडल सिलेक्शन करना है। मॉडल सिलेक्शन का मतलब ऑर्डर चूज करना, एआर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एमए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, या अरमा का ऑर्डर क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ लेट मी शो यू माय डेटा सेट। यहां पर मेरे पास डेटा सेट था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, मैंने उसका मीन प्लॉट किया और उसका वेरिएंस प्लॉट किया, तो हमें मोटा मोटी स्टेशनरी मिला। मैं डिक्की फिलर टेस्ट करूंगा। डिक्की फिलर टेस्ट क्या होता है हम समझेंगे। डिक्की फिलर टेस्ट ने भी मुझे क्या कमेंट किया कि यस द सीरीज इज कोवेरिएंस स्टेशनरी। तो क्या मुझे वो डी ट्रेंडिंग, डी सीजनलाइजिंग या डिफरेंसिंग करने का जरूरत है? द आंसर इज नो। मैं सीधा फ्लो चार्ट में कहां पर हूं, यहां पर हूं। यस मेरा सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी है, मुझे सीधा मॉडल डेवलप करना है। मॉडल डेवलप करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को प्लॉट करूंगा, राइट। जैसे यहां पर देखो मेरा सीरीज था क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। यहां मेरा सीरीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सेम 1.1 C3। तो मैंने 1.1 C3 से वैल्यूज कॉपी कर दिया सारा, राइट। 1.1 C3 मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कॉलम आ गया। इसका लैग 1 क्या होगा, इसका लैग 1 इज प्रीवियस वैल्यू, राइट। लैग 1 इज प्रीवियस वैल्यू। तो 3.8 के लिए लैग 1 क्या है, 3.4। 4 के लिए लैग 1 क्या है, 3.8। सिमिलरली लैग 2, लैग 2 का मतलब क्या है, 4 के लिए लैग 2 क्या है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 months बिफोर, इट इज 3.4, राइट। ऐसे करके मैं लैग 1, लैग 2, लैग 3 आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बहुत इजी है। लैग 1 क्या होगा, इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। लैग 2 क्या होगा, इक्वल टू इसका प्रीवियस कर लो या ओरिजिनल में लैग 2 कर लो, बात एक ही है। सपोज प्रीवियस का प्रीवियस कर लेते हैं, राइट। दिस इज लैग 2। सिमिलरली लैग 3 क्या होगा, दिस इज लैग 3। सिमिलरली लैग 4 क्या होगा, दिस इज लैग 4। सिमिलरली लैग 5 क्या होगा, दिस इज लैग 5 एंड सो ऑन। ऐसे करके मैंने लैग 1 से लेकर लैग 12 का सीरीज बना लिया, राइट। लैग 1 से लेकर लैग 12 का सीरीज बना लिया। तो लैग 1 का मतलब क्या है, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल 3.8 क्या है, फेब्रुअरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो फेब्रुअरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मेरा लैग 0 जो मेरा वाई है। तो उसके सामने लैग 1 क्या होगा, जनवरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
अगर मेरा मार्च का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके सामने लैग 1 क्या होगा? फरवरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लैग 2 क्या होगा? जनवरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर मेरा अप्रैल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये अप्रैल का था ना 3.9, तो उसके सामने मार्च का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लैग 1, फेब का इज लैग 2, जनवरी का इज लैग 3। मतलब 3 मंथ्स बिफोर क्या था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद मैंने क्या किया? सिंपल कोरिलेशन निकाल लिया। सिंपल कोरिलेशन, इसका और इसका कोरिलेशन, सिमिलरली इसका और इसका कोरिलेशन। सर क्या आप ये सिखाएंगे कैसे पूरा निकालते हैं? पूरा सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ आज वॉक थ्रू दे रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। मैं एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूं पूरा कैसे निकलेगा ये। सिमिलरली लैग 3 के साथ अगर कोरिलेशन निकालना है तो इसका और इसका कोरिलेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली लैग 4 का निकालना है तो इसका और इसका निकाल लेंगे। सिमिलरली लैग 5 का निकालना है तो इसका और इसका निकाल लेंगे। ऐसे कोरिलेशन मैंने प्लॉट कर दिया, कोरिलेशन प्लॉट कर दिया। आपको यहां पर ऑटो कोरिलेशन का प्लॉट दिख रहा है, ऑटो कोरिलेशन का प्लॉट, राइट। इस प्लॉट को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे सही है। कुछ रूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि एसीएफ अगर ऐसा दिखता है तो आपका ऑर्डर ये होना चाहिए। पीएसीएफ अगर ऐसा दिखता है, पीएसीएफ मतलब पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये पार्शियल का मतलब क्या वो समझेंगे। बट जो भी प्लॉट दिखता है, ऐसे प्लॉट में आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, वैसे प्लॉट में आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर प्लॉटिंग द एसीएफ एंड पीएसीएफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो अभी प्लॉट मिला है उसका एक रूल था कि अगर ऐसा प्लॉट आएगा तो आपको एआर मॉडल फिट करना है ऑफ ऑर्डर 1। आपको एआर मॉडल फिट करना है ऑफ ऑर्डर 1। सर कैसे आया? वो कैसे आया वो डिस्कस करेंगे, बट मैंने एसीएफ और पीएसीएफ को प्लॉट करके मॉडल सेलेक्ट कर लिया। कौन सा? एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। नाउ एआर मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब क्या हो गया? आप yt को रिग्रेस करोगे yt-1 के साथ, yt को रिग्रेस करोगे yt-1 के साथ, राइट। दिस इज yt-1, दिस इज yt। जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी उसको मैं बोल रहा हूं yt, बिकॉज इट इज इंडेक्स्ड टू टाइम ना, राइट। एंड उसका जो लैग 1 वैल्यूज होगा वो मेरा क्या है? yt-1। तो लैग 1 वैल्यू इज इक्वल टू सिंपली प्रीवियस वैल्यू, राइट। इसको BYT भी बोलते हैं। BYT मतलब बैक शिफ्ट, बैक शिफ्ट, राइट। B का पावर क्या है? 1। अगर मैं BYT लिख रहा हूं तो B का पावर इज 1, इसका मतलब 1 लैग। YT का एक लैग इज कॉल्ड BYT। सर अभी आपने कुछ DYT भी बोला था। DYT होता है चेंज इन YT। मैंने बोला था ना कि चेंज को निकाल लो, डिफरेंसिंग मतलब चेंज, राइट। 3.8 माइनस 3.4 उसको बोलते हैं DYT। DYT मतलब चेंज, डिफरेंस्ड YT। BYT मतलब बैक शिफ्ट, एक लैग पीछे जाना है, राइट। BYT या YT-1 बोल लो, ये सारे नोटेशंस हम लोग करेंगे, ये आपके सिलेबस में गिवन है। तो वी हैव YT, वी हैव BYT। क्या मैं YT को BYT के साथ रिग्रेस कर सकता हूं? क्या मैं YT को YT-1 के साथ रिग्रेस कर सकता हूं? यस, वही तो बात चल रही थी। बात क्या थी? बात थी कि आपका जो मॉडल आ रहा है सही, वो आ रहा है AR1। AR1 का मतलब क्या होता है? आपको खुद के साथ रिग्रेस करना है एंड कितने लैग्स तक जाना है? 1 लाख तक, बिकॉज ऑर्डर कितना आया है? 1। तो लेट मी बिल्ड द मॉडल फॉर यू। मैं ये मॉडल आपको बिल्ड करके दिखाता हूं। Ctrl+C, लेट मी गो टू अ न्यू शीट, राइट। मेरे पास YT है, मेरे पास BYT है। मैं डेटा में जाऊंगा, मैं डेटा एनालिसिस में जाऊंगा, मैं रिग्रेशन में जाऊंगा। मेरा इनपुट वाई रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली आई कैन नॉट चूज फ्रॉम हेयर, बिकॉज वाई और एक्स जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप वाई यहां से चूज कर लोगे और एक्स यहां से चूज करोगे, ये तरह एक तरह से एक्स ही है ना आपका रिग्रेशन में। अगर आप इक्वेशन बना रहे हो yt इज इक्वल टू B0 प्लस B1 YT-1, तो एक्स क्या हो गया? दिस इज योर एक्स ना। एक्स में तो एक वैल्यू आपकी लॉस्ट हो रही है बिकॉज आप लैग 1 लेके चल रहे हो। तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर डेटा फ्रॉम हेयर, बिकॉज इस केस में यहां पे डेटा नहीं है। तो उस केस में यू हैव टू स्टार्ट योर डेटा फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट। ये मेरा y हो गया, दिस इज माई y। What is my x? This is my x. One second.
ठीक है, तो मेरे पास y आ गया B5 टू B900 और मेरे पास x आ गया C5 टू C900। क्या मेरे डेटा में लेबल्स हैं? जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है क्या वो लेबल है? द आंसर इज नो, वो हेडिंग नहीं है, तो मैं लेबल्स को टिक नहीं कर रहा। आउटपुट हम लोगों ने देखा था रिग्रेशन में हमारे 3 टेबल्स आते हैं, रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, एनोवा एंड तीसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। तो आउटपुट में मेंशन कर रहा हूं, सपोज आई वांट द आउटपुट इन H3, आई वांट द आउटपुट इन H3, राइट। नाउ क्लिक ऑन ओके। आपने y ले लिया विच इज योर yt, आपने x ले लिया विच इज योर byt मतलब yt -1, तो आप AR1 मॉडल फिट कर रहे हो, AR1 मॉडल। ओके ओके, मेरा मॉडल आ गया, राइट। नाउ मॉडल का आर स्क्वायर कितना है? 94%। इज इट गुड और नॉट? इज इट गुड और नॉट? इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। 94% इज द आर स्क्वायर, राइट। तो मेरा इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन बना yt इज इक्वल टू 0.175445 प्लस 0.969466 इंटू yt -1। यही इक्वेशन बना, यस और नो? दिस इज योर AR1 मॉडल, दिस इज योर AR1 मॉडल, ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। मतलब आप बोलना चाह रहे हो प्रीवियस मंथ में जितना सेल्स था 96% सेल्स वो करंट मंथ में भी होगा, राइट। प्रीवियस मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, राइट, 0.96 of that unemployment rate will be the unemployment rate today. Obviously we have to add intercept as well, right? तो अगर मैं यहाँ पे fitted yt निकालना चाहूँ, fitted yt मतलब y hat, तो fitted yt will be equal to my intercept, I am freezing it, plus my slope coefficient into my x क्या था? yt -1, राइट। इज दिस इक्वेशन फाइन? ये इक्वेशन फाइन है, सबको समझ में आ रही है? एंटर। ये मेरा फिटेड yt आ गया, दिस इज माय फिटेड yt। एक बारी एरर टर्म को निकालता हूं, एरर टर्म et, एरर टर्म विल बी इक्वल टू एक्चुअल माइनस फिटेड, एक्चुअल माइनस फिटेड इज माय एरर टर्म। एरर टर्म तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, बिकॉज आप 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक बारी प्लॉट करके देखते हैं। ये मेरा एक्चुअल yt था, लेट मी प्लॉट दिस, दिस वाज माय ओरिजिनल सीरीज, राइट। एंड इसमें ऐड करूंगा सेलेक्ट डेटा, ऐड, आई विल ऐड द फिटेड सीरीज। कैसा आया प्लॉट देखो, ओरिजिनल था ब्लू में और फिटेड है ऑरेंज में। प्लॉट कैसा आया है? प्लॉट कैसा आया है? ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो सी द प्रिडिक्शन पावर ऑफ दिस मॉडल, इट्स वेरी वेरी हाई, 94% इज द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ दिस मॉडल। तो प्लॉट तो ऐसा आना ही था। मतलब आप प्रीवियस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख के आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। या आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख के फ्यूचर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट टीम होती है कंपनीज के अंदर, उसको मैफ बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट, राइट। वो जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो क्या करते हैं? वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का फोरकास्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कि जीडीपी कितना रहने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहने वाला है, इन्फ्लेशन रेट कितना रहने वाला है। वो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट कैसे निकालते हैं? बेस्ड ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस। तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपके लिए टाइम सीरीज मॉडलिंग का बेस्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्योंकि वहां आप डायरेक्टली देखोगे कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का जरूरत पड़ता ही है अलग अलग तरह के मॉडल्स में। आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, तो स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए आप देखते हो कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होगी तो आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को पहले फोरकास्ट करना होगा ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को फोरकास्ट ही तो यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग,
by doing this time series analysis. Is this clear? Fitted YT कैसे बना? Fitted YT is the regression model. B0 plus B1 into YT minus 1. Simple. B0 plus B1 into YT minus 1. Right? जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं, प्लीज क्लोज योर वीडियोस अर्जुन, आप लोग सुनते नहीं हो. जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं, जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर आप स्ट्रेस टेस्टिंग सीखते हो या सीकार करते हो, वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन है टाइम सीरीज एनालिसिस का. क्यों? बिकॉज वहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के फोरकास्ट चाहिए होते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के फोरकास्ट कैसे आएंगे? बाय बिल्डिंग दिस टाइम सीरीज मॉडल्स, बाय बिल्डिंग दिस अरीमा मॉडल्स, ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज. राइट नाउ ऋत्विज हैज अ क्वेश्चन, क्या एरर टर्म का सम 0 आएगा? यस, वो तो बाय डिजाइन ही 0 आएगा. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन किए ना, तो बाय डिजाइन आपका सम ऑफ एरर टर्म क्या आएगा? 0 आएगा. राइट और एरर टर्म का वेरिएंस निकाल सकता हूं मैं. एरर टर्म का वेरिएंस, एरर टर्म का वेरिएंस निकाल देते हैं. सपोज एरर टर्म का वेरिएंस इज VAR डॉट पी क्यों यूज किया बताऊंगा आपको. वेरिएंस ऑफ एरर टर्म ले रहा हूं तो आ गया 0.173299. दिस इज सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एरर टर्म. तो मैंने क्या बोला, अब मेरा फ्लो कनेक्ट हो गया है कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आप साइकिल्स को मॉडल कर रहे हो. आपको अलग अलग तरह के पैटर्न्स को मॉडल करना है, बट आप सबसे पहले बायस क्रिएट करोगे कि आप साइकिल्स को मॉडल कर रहे हो. साइकिल्स को मॉडल करने के लिए आपको ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाना है, बिकॉज हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मॉडल करना है. टेक्निकली उसको हम बोलते हैं कि सीरीज आपकी कोवेरिएंस स्टेशनरी होनी चाहिए. अगर सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं है तो आपको उसको स्टेशनरी करना पड़ेगा बाय आइदर डिफरेंसिंग, ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग, और बाय डूइंग डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग. डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग, राइट, उससे आपका सीरीज कोवेरिएंस स्टेशनरी आ जाएगा. मेरे वाले केस में सीरीज ऑटोमेटिकली कोवेरिएंस स्टेशनरी था, तो मैं सीधा ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल फिट कर सकता हूं. ऑटो रिग्रेशन का मतलब है रिग्रेसिंग अ वेरिएबल विद इट्स ओन value in the past. You can have auto regression model of order 1, order 2, order 3 and so on. Moving average का मतलब है regressing a variable with the error term in the past. मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो आपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया था, बट वो आज की सेल्स को इंपैक्ट करता है. That is moving average. Right? Again, you can have moving average model of order 1, order 2, order 3 and so on. आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका ऑटो रिग्रेशन एंड मूविंग एवरेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? उसके लिए यू कैन प्लॉट समथिंग कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑटो कोरिलेशन अलग अलग लैग्स के साथ कोरिलेशन निकालेंगे, एंड वो जो प्लॉट का शेप आएगा, प्लॉट का बिहेवियर आएगा, उसको देख के कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि AR का ऑर्डर क्या होना चाहिए, MA का ऑर्डर क्या होना चाहिए. राइट अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, एक AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 भी है, AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2 भी है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मॉडल चूज करना है? तो उस केस में यू कैन यूज अकाके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. ये दोनों क्या करते हैं? एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करते हैं, कंप्लेक्सिटी को पिनलाइज करते हैं. राइट उसके बाद जब आपका मॉडल सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप मॉडल को फिट करोगे, एंड फिट करके क्या निकालोगे? YT एंड ET. तो हमने YT निकाला, फिटेड YT निकाला एंड ET निकाला, और हमने प्लॉट देखा तो प्लॉट काफी अच्छा लग रहा है. राइट नाउ हम लोगों ने कहा था कि रिग्रेशन में जो भी हमारा मॉडल आएगा, उस मॉडल को हम चेक करते हैं फॉर 4 थिंग्स. साग, S फॉर मॉडल में सिग्निफिकेंस, A फॉर एक्यूरेसी, A फॉर एडिक्वेसी, G फॉर जनरलाइजेशन. हम लोग किसी भी रिग्रेशन मॉडल को चेक करते हैं फॉर 4 थिंग्स, that is called SAG. S for significance, A for accuracy, A for adequacy, G for generalization. Significance का मतलब क्या है? आपके जो कोएफिशिएंट्स आए हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए. मुझे बताओ यहां पर जो मेरा वेरिएबल था YT-1, उसका जो कोएफिशिएंट आया उसका P वैल्यू 0 आया है. तो इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट? इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट? यस, बिकॉज P वैल्यू अगर अल्फा से कम है, 5% से कम है, इसका मतलब आपके कोएफिशिएंट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट.
तो ये हो गया सिग्निफिकेंस का बात। दूसरा है एक्यूरेसी। एक तो आप यहां पे देख ही रहे हैं एक्यूरेसी 94% आया है। एक्यूरेसी के लिए और क्या मैट्रिक्स है वो हम देखेंगे। आप मीन स्क्वायर्ड रेजिडुअल को देख सकते हो, मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। तो बहुत सारे मैट्रिक्स को आप देख सकते हो एक्यूरेसी को जज करने के लिए। यहां पर अभी आप सोचो कि आपके मॉडल का जो प्लॉट आया है वो बहुत अच्छा आया है और आपका आर स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई 94%। सो मॉडल एक्यूरेट भी है। तीसरा है ए फॉर एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब क्या था? मॉडल एजम्पशंस को फुलफिल करना चाहिए, मॉडल एजम्पशंस को फुलफिल करना चाहिए। कौन से एजम्पशंस होते हैं अभी उसको देखेंगे। एंड जी फॉर जनरलाइजेशन। जी फॉर जनरलाइजेशन तो क्या है? साग, एस ए ए जी। एस फॉर सिग्निफिकेंस, ए फॉर एक्यूरेसी, ए फॉर एडिक्वेसी, जी फॉर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडल इन जनरल वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर सैंपल डेटा पे अच्छा वर्क कर गया। तो उस केस में जनरलाइजेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वैलिडेशन सेट पे मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। मतलब हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे अलग डेटा सेट पे और उसको टेस्ट करेंगे अलग डेटा सेट पे, एंड देन देखेंगे टेस्ट सेट पे मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो सारी चीजें हम करेंगे, अभी मैं वो करके नहीं दिखा रहा। बट जनरलाइजेशन मतलब मॉडल इन जनरल अच्छा वर्क करना चाहिए, राइट। तो आप टेस्ट सेट पे मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे तो आपने ट्रेन किया है तो वहां पर तो मॉडल अच्छा वर्क करेगा ही। तो हम लोग टेस्ट सेट पे चेक करेंगे मॉडल सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। सो यू हैव टू चेक द मॉडल फॉर 4 थिंग्स। एस फॉर सिग्निफिकेंस। यहां पे मेरे कोएफिशिएंट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज पी वैल्यू क्या आया है? 0, राइट। ए फॉर एक्यूरेसी, यहां पे मेरे मॉडल का एक्यूरेसी बहुत हाई है बिकॉज आर स्क्वायर इज 94%। ए फॉर एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब है मॉडल में कुछ एजम्पशंस कंप्लाई होनी चाहिए, वो एजम्पशन अभी हम देखेंगे। एंड जी फॉर जनरलाइजेशन, जी फॉर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब मॉडल इन जनरल अच्छा वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा वर्क करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहां पर जो अभी मुझे डिस्कस करना है, वो है एडिक्वेसी। वो है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब है मॉडल में कुछ एजम्पशंस कंप्लाई होनी चाहिए। देखो, आपका जो मॉडल है, आपने yt को रिग्रेस किया yt -1 के साथ। ऑब्वियसली कोई भी मॉडल 100% y को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो कुछ एरर टर्म रहेगा। बट मुझे बताओ, जब मैं एरर टर्म का प्लॉट बनाऊं, क्या एरर टर्म में कुछ पैटर्न्स होने चाहिए? शुड एरर टर्म हैव सम पैटर्न्स? नहीं। अगर आपका मॉडल सही है तो क्या एरर टर्म में कुछ पैटर्न्स होंगे? अगर आपका मॉडल सही है तो लेट मी प्लॉट दिस फॉर यू। यहां पे कोई पैटर्न्स दिख ही नहीं रहे। अगर आपका प्लॉट सही है, अगर आपने मॉडल सही से फिट किया है, तो क्या एरर टर्म्स में कुछ पैटर्न्स होने चाहिए? द आंसर इज नो, राइट। बिकॉज अगर एरर टर्म में पैटर्न्स हैं, एरर टर्म में कुछ पैटर्न्स दिख रहा है, आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? सपोज एरर टर्म्स इंक्रीज हो रहा है विद एक्स। सपोज एक पैटर्न आपको दिख रहा है। यहां पर तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, बट सपोज आपको ऐसा पैटर्न दिखता कि एरर टर्म्स इंक्रीज हो रहा है विद एक्स। इसका मतलब आपने मॉडल सही से फिट ही नहीं किया, राइट। बिकॉज एक सच्चे मॉडल में, एक सही मॉडल में आप सब तरह के पैटर्न्स मॉडल कर लोगे। उसके बाद एरर टर्म शुड बी प्योर नॉइज, इट इज नॉन मॉडलेबल, इट शुड बी नॉन मॉडलेबल। वो प्योर नॉइज होनी चाहिए। क्या आप नॉइज को मॉडल कर सकते हो? नहीं। आप पैटर्न्स को, बिहेवियर्स को मॉडल कर सकते हो, आप नॉइजी पैटर्न या नॉइजी बिहेवियर को मॉडल नहीं कर सकते। नॉइजी मतलब रैंडम, आप रैंडमनेस को थोड़ा ना मॉडल कर सकते हो, राइट। तो अगर एक मॉडल सही है, अगर ये मॉडल सही है, तो आपके एरर टर्म में कोई पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। उसको बोलते हैं एरर टर्म्स शुड बी व्हाइट नॉइज। एरर टर्म्स शुड बी व्हाइट नॉइज, राइट। एरर टर्म शुड बी व्हाइट नॉइज। नॉइज क्यों बोल रहे, समझ में आया ना? नॉइज मतलब कोई पैटर्न्स है ही नहीं उसमें। अगर कोई पैटर्न्स है तो इसका मतलब आपने मॉडल ठीक से फिट ही नहीं किया, राइट। आपने मॉडल ठीक से फिट ही नहीं किया। अगर पैटर्न्स नहीं है, दैट मींस एरर टर्म इज प्योरली रैंडम, इट इज व्हाइट नॉइज। तो आपको मॉडल फिट करने के बाद और एरर टर्म निकालने के बाद चेक करना है कि आपका एरर टर्म व्हाइट नॉइज है या आपका एरर टर्म व्हाइट नॉइज नहीं है।
व्हाइट नॉइज का मतलब होता है एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। मेरे जो इतने सारे एरर टर्म्स आ रहे हैं, राइट, हर एक टाइम पे मेरा एरर टर्म आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन, वो चेक करना डिफिकल्ट है, तो हम लोग कोरिलेशन को चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस सॉफ्ट फॉर्म में। अगर मैं स्ट्रिक्ट फॉर्म में देखूंगा तो इंडिपेंडेंस एंड कोरिलेशन, इंडिपेंडेंस इज अ सुपर सेट ऑफ कोरिलेशन। बट अगर मैं वीक सेंस में देखूंगा तो आई कैन से कि एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, हर एक एरर टर्म जो आ रहा है ना, उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेम डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन। तो हम लोग वीक एजम्पशन क्या लेके चलते हैं, एरर टर्म्स का मीन, एरर टर्म्स का, वन सेकेंड, एरर टर्म्स का मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। एरर टर्म्स का मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। एरर टर्म्स शुड हैव कांस्टेंट मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस। दिस इज व्हाट वी विल चेक इन टर्म्स ऑफ एजम्पशंस कि मेरा मॉडल सही है कि नहीं। जैसे रिग्रेशन में आप बहुत सारी चीजें चेक किए थे, मल्टी कोलिनियरिटी एंड ऑल, यहां पर आप चेक करोगे कि आपका एरर टर्म फाइनली मॉडल फिट करने के बाद क्या वो व्हाइट नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा। व्हाइट नॉइज का मतलब है एरर टर्म्स शुड बी आईआईडी, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट का वीक सेंस में मीनिंग है कि एरर टर्म्स के बीच में कोई सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब एरर टर्म्स में कुछ पैटर्न्स है ना, राइट। अगर सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब एरर टर्म्स में कुछ पैटर्न्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिखता है ET इज अ फंक्शन ऑफ ET माइनस 1, ET इज अ फंक्शन ऑफ ET माइनस 1, इसका मतलब कोई AR टर्म था जो हमने इग्नोर कर दिया, बिकॉज AR में भी क्या होता है, YT इज अ फंक्शन ऑफ YT माइनस 1, राइट। सपोज आपको दिखता है ET इज अ फंक्शन ऑफ ET माइनस 12, ET इज अ फंक्शन ऑफ ET माइनस 12, इसका मतलब कोई एक पैटर्न है जो हमने मिस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, YT इज अ फंक्शन ऑफ YT माइनस 12, जिसको हम सीजनैलिटी बोलते हैं। YT इज अ फंक्शन ऑफ YT माइनस 12। तो आप एरर टर्म्स में चेक करोगे क्या कोई सीरियल कोरिलेशन है या नहीं। अगर सीरियल कोरिलेशन है, इसका मतलब आपका एरर टर्म्स इज नॉट व्हाइट नॉइज। तो एरर टर्म्स इज नॉट व्हाइट नॉइज, दो कारणों से वो व्हाइट नॉइज नहीं होगा। अगर एरर टर्म्स नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब उनके बीच में सीरियल कोरिलेशन है, तो इसका मतलब आपका मॉडल ही सही नहीं है। आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन को सही करना होगा। सपोज आपने एक मॉडल बनाया जिसमें आपने सिर्फ MA टर्म्स को इंक्लूड किया, राइट, एंड उस केस में आपको दिखता है ET इज अ फंक्शन ऑफ ET माइनस 1, इसका मतलब आपने AR1 टर्म को इंक्लूड ही नहीं किया। आपको YT को रिग्रेस करना चाहिए था विद YT माइनस 1 एज वेल। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, राइट। तो एरर टर्म्स में अगर कोरिलेशन है, इसका मतलब आपका मॉडल गलत है। आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन वापस से चेक करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं मेरे प्लॉट में मैंने क्या किया था, मैंने कोरिलेशन निकाला एरर टर्म का हर एक प्रीवियस लैग के साथ। मैंने एरर टर्म का कोरिलेशन निकाला हर एक प्रीवियस लैग के साथ, राइट। मुझे बताओ क्या आपको कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिख रहा है इस प्लॉट में। हर एक लैग के साथ क्या कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिख रहा है। मतलब लैग जीरो मतलब ओरिजिनल सीरीज जो एरर टर्म की है, उसका प्रीवियस वैल्यू के साथ कोरिलेशन निकाला, सेकंड लैग के साथ कोरिलेशन निकाला, थर्ड लैग के साथ कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 0। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को देखोगे, कोरिलेशन इज 0। कोरिलेशन 0 होने का मतलब क्या है, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द एरर टर्म्स। इसका मतलब मेरी एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट है। तो एक चीज तो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया कि एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरा है, एरर टर्म्स शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उसका कांस्टेंट मीन एंड वेरिएंस होना चाहिए। कांस्टेंट मीन एंड वेरिएंस, अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, अगर वेरिएंस चेंज हो रहा है विद x, कौन सा प्रॉब्लम होता है ये। अगर आपको दिख रहा है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो उस केस में आपको मॉडल को इंप्रूव करना होगा बाय मॉडलिंग
गार्च, जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, जो हम लोग रिग्रेशन में पढ़ के आए थे हेटेरोस्केडास्टिसिटी, वही यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब आपका वेरिएंस इज रॉन्ग, तो आपको वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी को, कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी को मॉडल करना होगा, अपने मॉडल में इंक्लूड करना होगा। तो यहां पे मैंने यही लिखा है, इंप्रूव योर मॉडल बाय यूजिंग गार्च, जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी। सर क्या एफआरएम के सिलेबस में गार्च है? द आंसर इज यस। तो हम लोग गार्च को भी कनेक्ट करेंगे। पूरा टेबल जो अभी हमने देखा वो पूरा हमारा एफआरएम सिलेबस में है। जो लोग क्रेडिट रिस्क कर रहे हैं, पूरा का पूरा माइंड मैप हमारा क्रेडिट रिस्क के हिसाब से रेलेवेंट है, राइट? तो गार्च मींस वो कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी को मॉडल में लेके आना, बिकॉज आपका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, जबकि एजम्पशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरा जो प्लॉट था एरर टर्म का, मेरा जो प्लॉट आया था एरर टर्म का, क्या उसमें आपको वेरिएंस चेंजिंग विद एक्स दिख रहा है? नहीं, बस एक स्पाइक दिखा है। क्या आपको सिस्टमैटिकली दिख रहा है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वेरिएंस बढ़ रहा है? नहीं। स्प्रेड बढ़ रहा है? नहीं। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वेरिएंस गिर रहा है? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब मेरा वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट। मतलब मैंने जो मॉडल बनाया है, इज इट फाइन और नॉट? यस, बिकॉज मेरे एरर टर्म्स क्या आए हैं? व्हाइट नॉइस। माय एरर टर्म्स आर व्हाइट नॉइस। यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके। नाउ अगर एरर टर्म्स व्हाइट नॉइज नहीं होते, और व्हाइट नॉइज किस कारण से नहीं है? नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, तब तो आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको दिखता है कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो आपको गार्च और आर्च इफेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा मॉडल में। मेरे वाले केस में एरर टर्म व्हाइट नॉइज आया, मैंने फर्स्ट क्लास लिया तो मैंने सब कुछ सिंपल लाइफ रखा है कि सीरीज कोवेरिएंट स्टेशनरी है, मॉडल सिलेक्शन किया, प्लॉट से क्या दिखा, AR1 मॉडल, सिंपलेस्ट मॉडल, राइट? उसके बाद हमने फिटेड वाईटी निकाला, प्लॉट बहुत अच्छा आया, एरर टर्म चेक किया, व्हाइट नॉइस है, राइट? और ये मैंने डेटा मन से जनरेट नहीं किया, ये फ्रेड का डेटा है। आप फ्रेड की वेबसाइट में जा सकते हो, फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक रेगुलेशंस शायद, तो वहां पर जाके आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा मिलेगा। 1948 से मैंने डेटा लिया और उसके ऊपर मॉडल बनाया है, राइट? मैं बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर ही मॉडलिंग दिखाऊंगा, बिकॉज वही सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर टाइम सीरीज मॉडलिंग फॉर फाइनेंस पीपल। अगर एरर टर्म व्हाइट नॉइज है तो आप मॉडल को यूज करेंगे फोरकास्टिंग के लिए। हमें मॉडल को यूज करना है फोरकास्टिंग के लिए। अल्टीमेटली मॉडल का क्या करना है? हमें फोरकास्ट करना है, एंड हमें एन पीरियड अहेड फोरकास्ट निकालने हैं, मतलब फ्यूचर के कुछ पीरियड्स को हमें मॉडल करना है। तो मैंने क्या किया है, इन द लास्ट शीट मेरे पास यहाँ पर डेटा है। ये मेरा मॉडल आया था जिसमें β0 था, β1 था। ये मेरा वेरिएंस ऑफ एरर टर्म आया था, यहां से चेक कर लो। ये मेरा β0 β1 है जो मैंने वहां पे लिख दिया 0.17.96। मेरा वेरिएंस ऑफ एरर टर्म आया था 0.17, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 0.17.96.17, राइट? नाउ मुझे एन पीरियड अहेड फोरकास्ट निकालना है। मेरा मॉडल क्या है? मेरा मॉडल है yt इज इक्वल टू b0 प्लस b1 yt माइनस 1, यही मॉडल है ना? अगर मुझे नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट निकालना है, वो क्या होगा? yt प्लस 1 इज इक्वल टू b0 प्लस b1 into yt, because yt is a function of yt minus 1, तो yt plus 1 is a function of yt. Similarly, yt plus 2 is equal to b0 plus b1 into yt plus 1, correct? Since yt plus 1 is a function of yt, तो yt plus 2 is a function of yt plus 1. Similarly, yt plus 3 is equal to b0 plus b1 into yt plus 2. ऐसे करके क्या मैं n पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस, n पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले yt प्लस 1 निकालते हैं, फिर yt प्लस 2, फिर yt प्लस 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर मुझे yt प्लस 1 के लिए क्या चाहिए? yt चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा लास्ट वैल्यू होगा, जो लास्ट अवेलेबल वैल्यू है, दैट इज 3.5।
3.5 एंड ये 3.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब का डेटा है? 1 सितंबर का, 1 सितंबर 2022। दैट इज द लेटेस्ट डेटा आई हैव, राइट। और मैं फोरकास्ट निकाल रहा हूं 1 अक्टूबर के लिए, 1 अक्टूबर के लिए, तो वो डिपेंड करेगा 1 सितंबर पे, वाईटी पे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इक्वेशन को यूज किया। तो आई विल से फोरकास्ट इज इक्वल टू β0 प्लस β1 इंटू C903। C903 क्या है? जो मेरा प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। C903 इज माय प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5। तो मेरा फर्स्ट पीरियड अहेड फोरकास्ट कितना है? 3.56। देन मैंने सेकेंड पीरियड का फोरकास्ट कैसे निकाला? इट इज β0 प्लस β1 इंटू माय प्रीवियस फोरकास्ट। अब मेरा प्रीवियस वैल्यू तो अपने आप में एक फोरकास्ट है, तो मैं उसी को यूज करूंगा। तो मेरा क्या आ गया? 3.63506। सिमिलरली थर्ड पीरियड का फोरकास्ट क्या होगा? थर्ड पीरियड अहेड फोरकास्ट, दैट विल बी माय β0 प्लस β1 इंटू YT प्लस 2। YT प्लस 2 कितना है? 3.63। ऐसे करके मैं n पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं। तो मैंने कितने मंथ्स का फोरकास्ट निकाला है? 500 मंथ्स का फोरकास्ट निकाला है, 500 मंथ्स अहेड का फोरकास्ट निकाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम my forecasts are getting stable at the long term mean reverting level. Can you see? After some time my forecasts are getting stable at the long term mean level. ये क्या कंसेप्ट होता है वो हम देखेंगे, बट यहां पर मैंने फॉर्मूला से लॉन्ग टर्म मीन निकाला है। फॉर्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज B4 divided by 1 minus C4, that is β0 divided by 1 minus β1. This is the long term mean. β0 divided by 1 minus β1, this is the long term mean. आप देख भी सकते हो जब मैंने फोरकास्ट निकाला, ठीक है, ओवर लॉन्ग टर्म माय forecast is getting stable at the long term mean level, right? At the long term mean level. अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, प्लॉट, तो मैंने यहां पे इसको प्लॉट किया है। ये जो मेरे पॉइंट्स थे, दिस वर एक्चुअल डेटा पॉइंट्स जो ऑब्जर्व्ड है, एंड उसके बाद ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, दिस इज योर फोरकास्ट, दिस इज योर n पीरियड अहेड फोरकास्ट। एंड वो जो n पीरियड अहेड फोरकास्ट आ रहा है वो स्टेबल हो रहा है एट द लॉन्ग टर्म मीन लेवल। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मुझे बताओ क्या मीन रिवर्टिंग है या नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हमेशा ट्रेंडिंग अपवर्ड्स होगा या ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स होगा? नहीं, ओवर द लॉन्ग टर्म इट विल रिवर्ट टू द लॉन्ग टर्म मीन लेवल। तो यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि शुरू में कुछ फोरकास्ट आए, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट इज रिवर्टिंग टू द लॉन्ग टर्म लेवल, राइट। एंड ये जो मेरा फोरकास्ट आया, इसके आसपास मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट कर सकता हूं। उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे क्रिएट होता है, राइट। वो मैं शो करूंगा, मेरा लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो आपको दिख रहा है कि उसके आसपास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है, दिस ग्रे लाइन एंड दिस येलो लाइन। बिकॉज अगर आप फ्यूचर को मॉडल कर रहे हो, कैन यू मॉडल फ्यूचर विद सर्टेनिटी? नहीं। तो जो आपकी आउटपुट अनसर्टेनिटी है, उसके लिए आपको अपने आउटपुट के अराउंड क्या बनाना होगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनता है वो हम देखेंगे, राइट। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म का क्या यूज है वो भी देखेंगे, ठीक है। वो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प यू इन कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आपको एचडी चाहिए, ठीक है, वेरिएंस चाहिए, एंड जो वेरिएंस है इट्स फंक्शन ऑफ वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। सो दिस इज द फाइनल मॉडल दैट आई विल यूज फॉर माय डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पूरा माइंड मैप है। एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूं। आपके पास सिंगल टाइम सीरीज हो सकती है या आपके पास मल्टीपल टाइम सीरीज हो सकती है। सिंगल टाइम सीरीज मतलब आप एक y के साथ वर्क कर रहे हो, मल्टीपल टाइम सीरीज मतलब आपके पास y भी है, x भी है, एंड सारे y और x टाइम सीरीज है, तो वहां पर एक मल्टीपल टाइम सीरीज का कंसेप्ट आएगा। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है तो वहां पे कोइंटीग्रेशन का कंसेप्ट आएगा, दो से ज्यादा है तो एरर करेक्शन मॉडल्स का कंसेप्ट आएगा, वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल्स। अगर सीरीज कोवेरिएंट स्टेशनरी है, परफेक्ट, आप सीधा साइकिल्स को मॉडल कर सकते हो। अगर सीरीज कोवेरिएंट स्टेशनरी नहीं है तो उसका रीजन क्या है कि डेटा में ट्रेंड है या सीजनैलिटी है। तो हम लोगों को हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मॉडल करना है, तो पहले हम ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाएंगे। वो हटाने के लिए या तो आप डिफरेंसिंग कर सकते हो या आप डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कर सकते हो। डिफरेंसिंग
हर एक सिचुएशन में वर्क करता है। डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही वर्क करता है, वो हम देखेंगे। जो भी आप टेक्निक यूज करोगे आपका सीरीज क्या हो जाएगा, कोवेरियंस स्टेशनरी। उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। 2 या 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज एंड अरमा मॉडल्स। ऑटो रिग्रेशन मतलब you are regressing a variable with its own value in the past. Moving average मतलब you are regressing a variable with the error term in the past. राइट तो आपका ऑटो रिग्रेशन मॉडल का ऑर्डर क्या होगा और मूविंग एवरेज मॉडल का ऑर्डर क्या होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है विद इन मॉडल सिलेक्शन। वो सेलेक्ट करने के लिए आप एसीएफ एंड पीएसीएफ को प्लॉट करके उसका बिहेवियर देख सकते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कैसे, वो हम देखेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स आ रहे हैं तो आप चूज कैसे करोगे कौन सा मॉडल अच्छा है, उसके लिए यू कैन calculate AIC and BIC, Akakke information criteria and Bayesian information criteria, जो कि complexity को penalize करते हैं, accuracy को reward करते हैं। जो भी आपका मॉडल आया उसके बेसिस पे आप फिटेड वाईटी निकालोगे एंड एरर टर्म निकालोगे। वो जो आपका मॉडल आएगा उसको आपको चेक करना है फॉर 4 थिंग्स। सिग्निफिकेंस, आपके कोएफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ए फॉर एक्यूरेसी, आपके मॉडल का एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी मतलब आपके मॉडल में एजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज जी, जी फॉर जनरलाइजेशन, मतलब मॉडल सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा वर्क करता है, वो टेस्ट डेटा पे भी अच्छा वर्क करना चाहिए। नाउ अगर assumptions की बात करें तो हमारा एरर टर्म्स शुड बी व्हाइट नॉइस। अगर आपका एरर टर्म व्हाइट नॉइज है इसका मतलब आपका एरर टर्म्स आईआईडी है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोग वीक फॉर्म में इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे टेस्ट करते हैं, बाय चेकिंग द कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। अगर एरर टर्म्स में कोई भी कोरिलेशन नहीं है इसका मतलब एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट है। अगर एरर टर्म्स का प्लॉट हम चेक करते हैं और उसमें देखते हैं वेरिएंस कांस्टेंट है, स्प्रेड कांस्टेंट है, देन वी से द एरर टर्म्स हैव अ कांस्टेंट मीन एंड वेरिएंस। उस केस में मेरा एरर टर्म्स व्हाइट नॉइज कहलाएगा। अगर एरर टर्म्स व्हाइट नॉइज नहीं है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है या वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब एरर टर्म्स के बीच में सीरियल कोरिलेशन है। अगर एरर टर्म्स के बीच में सीरियल कोरिलेशन है तो आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहिए, आपने मॉडल ठीक से स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आपके एरर टर्म्स में सीरियल कोरिलेशन तो नहीं है बट आपका वेरिएंस चेंज हो रहा है विद एक्स, राइट, विद टाइम, तो इसका मतलब योर वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट। तो उस केस में आपको मॉडल को इंप्रूव करना है बाय मॉडलिंग कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो आपको गार्च एंड आर्च इफेक्ट्स को अपने मॉडल में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, वो करने के बाद आपका एरर टर्म्स क्या आ जाएगा, व्हाइट नॉइज आ रहेगा। तो एरर टर्म्स अगर व्हाइट नॉइज है इसका मतलब आपका मॉडल बिल्कुल सही हो गया। उस मॉडल को आप फोरकास्टिंग के लिए यूज करोगे। आप एन पीरियड अहेड फोरकास्ट निकाल सकते हो, राइट। एंड कुछ मॉडल्स में द वैल्यूज विल स्टेबलाइज अराउंड द लॉन्ग टर्म मीन लेवल। एंड जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली दे आर नॉट सर्टेन, तो आउटपुट अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए हम उसके अराउंड कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर डे 1। मैंने आपको टाइम सीरीज का पूरा ओवरव्यू दिया है, राइट। ऑब्वियसली टाइम सीरीज खत्म नहीं हुआ है, हमारा 5 से 6 क्लास लगेगा, बट मैंने आपको पूरा माइंड मैप में पहले डेस्टिनेशन दिखा दिया। अब मैं डिस्कस कर सकता हूँ ना, कोवेरिएंस स्टेशनैरिटी क्या है, डिफरेंसिंग क्या है, डी ट्रेंडिंग, डी सीजनलाइजिंग क्या, तो हर एक कंपोनेंट को हम लोग डिग करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा। मंडे को हम लोग आगे मूव करेंगे एंड वी विल डिस्कस ईच कंपोनेंट इन डिटेल, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बिकॉज टाइम सीरीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को फ्लो चार्ट ही समझ नहीं आता, राइट। लोगों को अभी समझ ही नहीं आएगा आपको अलग अलग फ्लो चार्ट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव था, पहले मैं फ्लो चार्ट बना के एक कंसेप्ट को कनेक्ट करवा दूं, उसके बाद सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।